नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन कोर्स की कड़ी में ट्रांसफॉर्मर को एंड कर दिया था हमने लास्ट कड़ी में। आज हम लेकर आए हैं मशीन डीसी मशीन से शुरुआत करते हैं। डीसी मशीन का नाम लिया क्योंकि मशीन डीसी मशीन को हम एज ए जनरेटर और एज ए मोटर दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं। अब मशीन की वास्तविक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप इसमें दिखाया गया है कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ये स्थायी चुंबक होते हैं। स्थायी चुंबक में हमें पता है रेड कलर की ये जो लाइन है ये फ्लक्स को प्रदर्शित कर रही है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबक के फ्लक्स है। यहाँ पे एक एबीसीडी आयताकार कुंडली, हम कॉपर की एक आयताकार कुंडली बना लेते हैं और जब इसको हम इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्थापित करते हैं और इसके कनेक्शन हम ए और बी दो छोटे छोटे रिंग्स के साथ कर देते हैं। इन रिंग के ऊपर एक कार्बन ब्रश अटैच है जिससे ये बाह्य परिपथ से जुड़ा है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरा उससे अटैच हो जाता है। अब क्या किया जाता है, इस आयताकार कुंडली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं इस चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करता हूं तो क्या होता है, जैसे ही मैं इसको इसके अंदर रोटेट करूंगा तो फैराडे के नियमानुसार E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी मीन्स फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो ईएमएफ E बराबर बीएलबी साइन थीटा है ना। और उसको जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मैं इसके अंदर एबीसीडी आयताकार कुंडली जो है इसमें करंट की डायरेक्शन भी ज्ञात कर सकता हूं। जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और वास्तविकता में क्या होता है कि जब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच आयताकार कुंडली है इसको रोटेट किया जाता है तो ये कुंडली जब अधिकतम फ्लक्स को कट करती है तो इसके अंदर पॉजिटिव ईएमएफ बनेगा। और जब ये रोटेट होते हुए, जैसे एक कुंडली है, ये दो साउथ पोल है, इनके बीच में एक कुंडली को मैंने सेट किया तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में होती है मीन्स इन पोल्स के बीच में भी ये एकदम सीधी खड़ी रहे तो उस वक्त इसके अंदर ईएमएफ जीरो रहेगा। ये फ्लक्स तो मैक्सिमम कट करती है लेकिन इसके फ्लक्स परिवर्तन जो होता है चेंजेस वो मिनिमम होता है। तो उस केस में E बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो। जैसे ही थीटा 90 मीन्स चुंबकीय जो बीच में आयताकार कुंडली है इस चुंबक के मध्य ये एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल में आ जाएगा मीन्स इसकी सतह चुंबक के फ्लक्स की दिशा के 90 डिग्री हो जाती है तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है प्लस ईएमएफ। अगेन वो रोटेट होके रिवर्स साइड में 180 डिग्री पे चला जाएगा तो ईएमएफ जीरो। और रिवर्स साइड में जब वो थीटा बराबर 270 डिग्री पे हो जाता है मीन्स एबी पोजीशन वर्टिकल आने के बाद वापस साउथ पोल में चली जाती है तो उसके अंदर धारा की दिशा, अब देखिए जैसे एबी में डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो एबी के अंदर करंट की डायरेक्शन टॉप साइड दिखाई गई है, सीडी में डाउनवर्ड, थीटा पे जीरो हो जाता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए राइट हैंड रूल कुछ इस टाइप से हम शो करते हैं। तीनों फिंगर्स को आप वर्टिकल एक दूसरे से कर दीजिए तो ये जो रीजन के लिए ये फ्लक्स, ये फिंगर फ्लक्स को शो करती है, ये फिंगर आपके मोशन की साइड में वेग किधर लग रहा है और ये फिंगर आपके ईएमएफ या करंट की दिशा क्या है। और बहुत से लोग इसको फादर मदर चाइल्ड के रूल से भी याद रखते हैं। फ्लक्स मीन्स फादर, मोशन मीन्स मदर एंड सी दैट इज करंट की डायरेक्शन चाइल्ड। तो फादर, मदर और चाइल्ड के कंसेप्ट से भी बहुत से लोग इसको याद रखते हैं। एक रीजन और भी है इसको याद रखने का कि यदि इस फ्लक्स को जनरली चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही सब कुछ हो रहा है तो ये अंगुली जनरली हम कारण को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं। तो ये अंगुली फिक्स हो गई फ्लक्स के लिए। किसी भी चीज पे बल लगाना होता है तो हम थंब से लगाते हैं और बल के कारण मोशन होता है तो ये मोशन के लिए। तो ये फ्लक्स, ये मोशन, तो जो रिमेनिंग आपकी फिंगर ड्यू रहती है इसमें वो करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करती है। जैसे यहां देखिए नॉर्थ से साउथ, चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये ऊपर की तरफ, ये और ये जो एबी है ये ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट होगी तो बल इधर, करंट की डायरेक्शन, तो ये जो एबी, ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। इसी तरह सीडी की डायरेक्शन आती है। तो वास्तविकता में इस टाइप से एक आपको एसी साइकिल मिलती है। अब वास्तव में क्या होता है कि जैसे ही ये एबी कोयल, जैसे ही ये एबी आपकी कोयल साइड है ये साउथ फेस में जाती है तो ये बी पोजीशन है, ये ए की जगह आ जाता है जिसके कारण आपकी करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ही बनी रहती है। तो एक्चुअल में अगर ये जो
रिंग्स नहीं होती तो आपको ये वेव मिलती, एक तरफ आपका नेगेटिव होना था, जैसे इस टाइप से। लेकिन जैसे ये सीडी रोटेट होके इस पोजीशन पे आती है तो इसके अंदर ये सीडी के साथ बी जो है वो पॉजिटिव पोजीशन पे आ जाती है। करंट की डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल सर्किट में ये रहती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी एक्सटर्नल सर्किट में बनी रहती है। ये किस कारण है? ये बेसिकली इन पोल स्लिप रिंग के कारण है। तो वास्तव में एक डीसी मशीन के अंदर इन स्लिप रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जनरेटर में ये स्लिप रिंग क्या करती है, ये जो एसी बन रही है इसको डीसी में कन्वर्ट करती है, और जब मोटर के केस में होता है तो आप डीसी सप्लाई देते हैं, इसको वापस एसी में प्रोवाइड करती है, जिसके कारण आपको चेंजिंग फ्लक्स वाला कंसेप्ट मिलता रहे और आपका इसमें ईएमएफ जनरेट होता रहे। तो मोटर में तो बैक ईएमएफ जनरेट करने के काम आती है और जनरेटर में ये ईएमएफ जनरेट करने के काम आती है। अब हम चर्चा करते हैं डीसी मशीन की एक संरचना क्या है। तो एक हमने इस टाइप से फोटो डिजाइन की। तो मशीन को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। पहला है योक, दूसरा है फील्ड पोल या फील्ड वाइंडिंग, इसको एक्साइटिंग कोयल भी कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा आर्मेचर कोर और उसकी आर्मेचर वाइंडिंग। चौथा पार्ट कम्यूटेटर, और जो लास्ट पार्ट बढ़ता है उसके अंदर हम सारे रिमेनिंग पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, ब्रश, कार्बन होल्डर, एंड प्लेट, शाफ्ट, टर्मिनल बॉक्स एक्सेट्रा। तो ये जो आउटर आपको पेरिफेरी दिख रही है ब्लैक कलर की, इसे हम योक कहते हैं। योक जनरली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। छोटी मशीन में योक को पोल, योक के साथ ही पोल की कास्टिंग कर दी जाती है, मींस एक साथ उसको डिजाइन कर लिया जाता है छोटी मशीन। बड़ी मशीन में योक को अलग कास्ट किया जाता है और पोल अलग से डिजाइन किए जाते हैं। योक का जो फंक्शन है बेसिक 3 टाइप के ये फंक्शन फॉलो करता है। पहला, तो ये जितना भी ये मशीन है उसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मींस बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। तो किसी प्रकार से बाह्य कोई भी आघात इसको डैमेज नहीं कर सके, उसका काम ये योक बाह्य आवरण करता है। फिर सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है मेरे फ्लक्स जनरेट करते हैं, इस फ्लक्स को अगले पोल तक पहुंचाने का काम ये योक करता है, मींस फ्लक्स हेतु मार्ग स्थापित करना। तीसरा होता है कि जो फील्ड पोल डिजाइन हो रहे हैं, इन फील्ड पोल को सपोर्ट देना। बड़ी मशीनों में फील्ड पोल अलग से बनाए जाते हैं जो स्क्रू करके इसके अंदर अटैच किए जाते हैं। तो फील्ड पोल को सपोर्ट देने का काम भी योक का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फील्ड पोल और फील्ड वाइंडिंग क्या है। तो ये इस टाइप से फील्ड पोल बनाए गए, एन, एस, कैपिटल एन और एस। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन चलता है, एन के पास एस आता है, वापिस एन और एस, ताकि इनके बीच में इस टाइप से डॉट डॉट करके चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो। ये पोल जो है ये सैलेंट पोल होते हैं, उभार पटलित पोल इनको कहा जाता है, मींस इनके अंदर थोड़ा सा उभार होता है। ये टॉप में एक लिफ्टिंग आई रहती है, मशीन को एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाती है, और बॉटम में इसका एक स्टैंड डिजाइन है। तो ये जो सैलेंट पोल है, ये बेसिकली पोल जो बड़ी मशीनों में है सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड शीट से बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर देता है और लेमिनेटेड शीट मेरे बेसिकली एडी करंट लॉस को कम कर देता है। तो ये इस टाइप से पोल की डिजाइनिंग की जाती है। इन शीट्स को वार्निश करके वापस स्टाम्पिंग करके एक कंप्लीट पोल डिजाइन कर देता है। इन पोल को स्क्रू के सहायता से, रिवेट जॉइंट के सहायता से इस योक के साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर पोल के ऊपर हम बेसिकली ये ब्लू कलर में मैंने दिखा रखा है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग बेसिकली कॉपर या एल्यूमिनियम की कर देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग का काम होता है जब आप इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो फ्लक्स का निर्माण करना। तो ये फील्ड वाइंडिंग आपके बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण करती है। क्योंकि ये वाइंडिंग जब पैरेलल में होती है, किसके साथ, इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जब ये पैरेलल में होती है तो इसे शंट मोटर कहा जाता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और तार पतले काम में लिए जाते हैं। जब ये वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, सीरीज में होने के कारण इसमें करंट ज्यादा चाहिए तो मोटे तार काम में लेते हैं और नंबर ऑफ टर्न कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो कंसेप्ट है वो एमएमएफ के कंसेप्ट से आया है, एन इंटू आई। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बढ़ाते हैं आपको करंट उसमें कम चाहिए, आप पतले तार काम में ले सकते हैं। और एमएमएफ मोटर में एमएमएफ तो वही चाहिए, और अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स घटा दिए तो करंट बढ़ जाती है। तो बेसिकली एमएमएफ आपका फिक्स रह जाता है। थर्ड होता है आर्मेचर और आर्मेचर कोर वाइंडिंग। तो आर्मेचर बेसिकली ये जो सेंटर वाला पोर्ट है, सेंटर वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली आर्मेचर
कहलाता है। आर्मेचर भी बेसिकली सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लैमिनेटेड शीट इसमें काम में ली जाती है। बीच में इस टाइप से शाफ्ट के लिए होल होता है और यहाँ कुछ एयर होल्स डिजाइन किए जाते हैं और इनके इस टाइप से डिजाइनिंग होती है। जो उभरा वाला हिस्सा होता है इसे हम टीथ कहते हैं और ये जो अंदर एक खांचा सा बनता है इसे हम स्लॉट कहते हैं। इस खांचे के अंदर हम आर्मेचर वाइंडिंग को सेट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। ये बेसिकली मोटे तार होते हैं क्योंकि आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो बहुत हैवी होती है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध अमूमन 0.5 से 1 ओम तक माना जाता है। आर्मेचर बेसिकली जो डिजाइन किए जाते हैं ये सिलेंड्रिकल या ड्रम शेप के होते हैं। इन आर्मेचर के अंदर ये जो एयर होल्स के इनका काम होता है कि जब ये आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के कारण ऊष्मा के नियम से H बराबर I² RT से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये ऊष्मा इस आर्मेचर में भी कंडक्शन के माध्यम से जाएगी तो ये आर्मेचर कोर गर्म होगी। तो इस होल्स में से जब एयर फ्लो होती है तो इसको ठंडा किया जाता है। तो कूलिंग के लिए इसके अंदर कुछ होल्स कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आर्मेचर के बाद कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम है, ये एक जैसे पेन है, पेन में ये जो व्हाइट पार्ट है ये आपका आर्मेचर है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये कम्यूटेटर हिस्सा बन जाता है। उसका काम होता है कि आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग है यहां से धारा को कलेक्ट करके कम्यूटेटर पे देना और कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश की सहायता से उसको एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचाना। कम्यूटेटर बेसिकली किससे बना होता है, तो कम्यूटेटर में हार्ड ड्रॉन कॉपर के छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनाया जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों के मध्य बेसिकली 0.5 से 1 mm की अब्रक की शीट लगाई जाती है और इनको इस टाइप से एक राउंड शेप में क्रिएट कर दिया जाता है। ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इसके बैक एंड पे वी शेप सेगमेंट मींस वी शेप का एक खांचा बनाया जाता है जिससे डॉगटेल बेसिकली जॉइंट कहते हैं, जिससे इसको पीछे का हिस्सा आप शाफ्ट के ऊपर इस टाइप से टाइट कर दिया जाता है। जब ये घूमे तो अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर नहीं निकले। अब्रक की क्या खासियत है, ये इलेक्ट्रिकल प्लस हीट का बेसिकली कुचालक है। सेगमेंट की मोटाई जो होती है, एक कॉपर सेगमेंट जो कम्यूटेटर में होता है इसकी मोटाई लगभग कार्बन ब्रश के मोटाई के बराबर होती है। इसका काम क्या हो गया, तो कम्यूटेटर का काम है जनरेटर में एसी जो बन रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करना और मोटर के केस में जो आप डीसी सप्लाई दे रहे हो उसको एसी में देना है आर्मेचर की ओर। तो ये तो कम्यूटेटर का बेसिक रोल था। अब आता है ब्रश। तो कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करने का, करंट कलेक्ट करने का काम कार्बन ब्रश का होता है। तो ब्रश जनरली कार्बन, ग्रेफाइट या कॉपर के बनाए जाते हैं। कार्बन की कैपेसिटी होती है 5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कॉपर की होती है 25 एम्पियर पर सेंटीमीटर। कार्बन या ग्रेफाइट के क्यों बनाते हैं ब्रश, क्योंकि कार्बन के कारण कार्बन का जो ब्रश का प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। इसके कारण जो ये कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है, मीन्स आपने देखा होगा एक डीसी मशीन में अगर कार्बन ब्रश की पोजीशन सही नहीं है, उसका रेजिस्टेंस कम है तो वहां स्पार्किंग ज्यादा होती है। तो उस कम्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई रेजिस्टेंस के डिजाइन है। कार्बन ब्रश, क्योंकि कार्बन एक सॉफ्ट मटेरियल है तो ये क्या होता है जब कॉपर के ऊपर मूव करता है तो ये कॉपर को नहीं घिसाता है, कॉपर के ऊपर किसी प्रकार का डैमेज नहीं करता है, केवल खुद घिसता जाता है। तो इसलिए कार्बन ब्रश काम में लिए जाते हैं और ये जब घिस जाता है तो हम इसको वापस रिप्लेस कर सकते हैं नए ब्रश से। कार्बन ब्रश एक ल्यूब्रिकेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ये कार्बन ब्रश है। इन कार्बन ब्रश को ब्रश होल्डर में रखा जाता है। इस ब्रश होल्डर के अंदर बेसिकली कार्बन ब्रश को सेट किया जाता है। कार्बन ब्रश के ऊपर एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग के साथ इसके अंदर सेट किए जाते हैं ताकि इसके ऊपर एक दबाव बना रहे, क्योंकि जब ये कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर के ऊपर रहते हैं और ये कम्यूटेटर जब रोटेट करता है इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो ये जंप करता है वाइब्रेशन। इस प्रेशर की वजह से इसके साथ कांटेक्ट में बनाए रहते हैं। तो ये बेसिकली ब्रश होल्डर उसके ऊपर का सारा बात हो गई। अब ये जो आर्मेचर के साथ पूरी मशीन डिजाइन हो गई है, इन मशीन को एंड प्लेट के माध्यम से पैक किया जाता है और एंड प्लेट के सेंटर में जो होल्स होते हैं शाफ्ट के लिए, तो यहाँ पे एंड प्लेट के सेंटर में हम बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग काम में ले जाते हैं जिससे शाफ्ट हमारी पास होती है। जैसे ही वो शाफ्ट इसके बॉल बेयरिंग के इस रोटर से पास होती है तो ये जो शाफ्ट है इसके अंदर होल्ड हो जाता है। तो जैसे ही ये रोटेट करता है तो शाफ्ट फ्रीली इसके अंदर मूव करती है और इस शाफ्ट के एक एंड पे हम एक छोटा सा फैन ब्लेड लगा देते हैं जो क्या कार्य करता है, जो कार्य करता है कि आर्मेचर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको बाहर की ओर फेंकता है, मींस एयर का सर्कुलेशन करने का काम इस शाफ्ट का होता है। तो ये बड़े बड़े तौर पे हमने देखा एक डीसी मशीन की संरचना किस प्रकार से। बस दोस्तों बने रहिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपने भी सुना होगा आपके एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं,
बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको बेसिक्स वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िए। मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो पैटर्न है ये इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका जो सिलेबस है इस टाइप से डिजाइन है, तो मेरी गारंटी है ये जो क्वेश्चन बैंक है जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, सारा क्वेश्चन लगभग इसी टॉपिक से शेयर होते हैं। कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे हमने अपना एक ग्रुप बना रखा है टेक गुरु जोधपुर के नाम से, आप अपने प्रॉब्लम्स वहां साझा कर सकते हैं। थैंक यू।